हेलो एंड वेलकम टू अनदर वीडियो। सो यस, आप सही पढ़ रहे हो। दी ओनली डे ट्रेडिंग गाइड दैट यू नीड। आज आपको मैं जो अगर आपने ये पूरी वीडियो पेशेंस के साथ देख ली ना, 3-4 बार अगर आप इस वीडियो को देख लोगे, आपको कोई और वीडियो देखने की ज़रूरत नहीं है। आप पूरा प्राइस एक्शन, जो चार्ट्स को कैसे स्ट्रैटेजाइज करते हैं, मेरी क्या स्ट्रैटेजी रहती है, वो पूरा मैंने इस वीडियो में आपको समझाया। बेसिक से पूरा एंड तक समझेंगे मैं किस तरीके से ट्रेड करता हूँ। और आप अगर उस चीज़ को फॉलो करो, फिर भी अगर आपको कोई डाउट रहता है तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर आप आंसर कर देना। बस मैं ये रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, वीडियो आप आराम से पेशेंस के साथ देखो, आपको काफ़ी मदद मिलने वाली है। एंड जो भी लॉसेस आपके हैं काफ़ी हद तक कवर हो जाएंगे अगर आप रूल्स के साथ चलोगे। मैं आपको अभी समझाऊंगा। स्टार्ट करते हैं वीडियो को, लेट्स गेट टू इट। सो गाइस, सबसे पहले तो ये समझो कि स्टॉक मार्केट काम कैसे करता है। आप ना पहले तो न्यूज़ वालों को सुनना बंद करो। उनकी जो एनालिसिस होती है ना, वो बिन पैंदी के लौटे जो होते हैं ना, उनका कोई ईमान धर्म नहीं है भाई। मैं सच बता रहा हूँ, बहुत साल से मैं देख रहा हूँ उनको। आज वो इस करवट है, कल उस करवट बैठ जाते हैं। प्लीज़ उनको देखना बंद करो। हाँ, न्यूज़ ज़रूरी है समझना, हेडलाइंस देखो कि आज की न्यूज़ क्या है या न्यूज़ आने वाली है कि नहीं आने वाली। वो सारी चीज़ें मैं बताऊंगा कि कैसे आपको करना है। सबसे पहले ये समझना जरूरी कि स्टॉक मार्केट बेसिकली कैसे काम करता है। वो है आपके स्क्रीन के सामने डिमांड एंड सप्लाई। अब ये डिमांड एंड सप्लाई कुछ नहीं है, बस इतना समझ लो कि ये बायर्स हैं और ये सेलर्स हैं। ये हम जैसे ही लोग हैं। जब ज़्यादा बाइंग होती है या ज़्यादा डिमांड होती है तभी तो ज़्यादा बाइंग आएगी, तो मार्केट ऊपर जाती है। और ज़्यादा सप्लाई होती है या फिर ज़्यादा सेलिंग होती है तो मार्केट क्रैश करने लगती है। सिर्फ इसी का गेम है पूरा का पूरा। और यही अगर हम समझ गए ना कि किस साइड ज़्यादा भार है, क्या सप्लाई के साइड है, सेलिंग के साइड है, तो हम उस पर पैसा बना सकते हैं। अगर बायर्स का कंट्रोल है तो हम फिर उसको बस पैसा बना सकते हैं। ये चीज़ अगर आप समझ गए ना, आपको सच में बता रहा हूँ, ये बहुत, जितना आप बेसिक चीज़ों को रखोगे ना, उतना आपको मदद मिलने वाली है। क्यों मैं आपको बता रहा हूँ? क्योंकि प्राइस एक्शन ही ऐसी चीज़ें, बड़े बड़े ट्रेडर्स ने लिखा है कि वो फुटप्रिंट बताता है स्मार्ट मनी, और हमें स्मार्ट मनी को फॉलो करना है। अब ये स्मार्ट मनी क्या चीज़ है? स्मार्ट मनी है बड़े बड़े इंस्टीट्यूशंस जैसे LIC हो गया, बड़े बड़े म्यूचुअल फंड मैनेजर्स जो बड़ा बड़ा पैसा लगा रहे हैं। हमारे ही पैसा लगाने से मार्केट मूव नहीं होती। उनको जब हम फॉलो करेंगे तो हमें एक एज मिल सकता है मार्केट में। और तभी जाकर आप, अब 90% लोग यही नहीं करते हैं, यही उनकी गलती होती है। सो बेसिक क्वेश्चन ये आता है कि हाउ डज द प्राइस एक्चुअली मूव्स। प्राइस को अगर ऊपर नीचे जाना है तो कैसे मूव करता है? ऑब्वियसली जो जिस तरीके, जैसे मैंने बताया, बायर्स कंट्रोल कर रहे हैं तो प्राइस ऊपर जाएगी, सेलर्स कंट्रोल कर रहे हैं तो प्राइस नीचे जाएगा। ये बहुत ही बेसिक फंडा है मार्केट का। एंड सबसे ज़्यादा लोग जो नहीं लोग समझ पाते हैं, आपको ये समझना ज़रूरी है कि प्राइस की एक मेमोरी होती है। अब प्राइस की मेमोरी का मतलब क्या है? प्राइस का मेमोरी का मतलब है कि हिस्ट्री रिपीट होती है। क्यों? क्योंकि लोगों का नेचर कभी चेंज नहीं होता। वो ऑप्टिमिज्म जब में होते हैं या जब एक्साइटेड होते हैं, एंथुजियाज्म जिसको बोलते हैं, यूफोरिया बोलते हैं, तो मार्केट ऊपर जाने लगती है। फिर वो एंग्जाइटी, यानी कि ज़्यादा मार्केट बढ़ गई तो बेचने लग जाते हैं, तो मार्केट नीचे आने लग जाती है। ये एक पूरा साइकिल है जो बार बार रिपीट होता है। इसी को प्राइस मेमोरी बोलते हैं और इसी को हमें फॉलो करना होता है कि कब मार्केट में पैनिक है, जब पैनिक है तब आप सेल करो, और जब पैनिक खत्म हो रहा है तो आप बाई करो। अब लोग कहते हैं जब पैनिक है तब खरीदो। यार ये ना वॉरेन बुफे वाली बातें छोड़ो, क्योंकि वॉरेन बुफे ना बहुत 30-40-50 साल तक का वो सब आप छोड़ दो यार। इतना पेशेंस नहीं है 30-40 साल की बात करने का। तो जैसा मैंने बताया कि वाई डज स्टॉक प्राइसेस गो अप और डाउन, वो दो लोग हैं प्लेयर्स। पहले तो रिटेलर्स, इनको तो आप छोड़ दो, इनसे तो आपको मतलब ही नहीं रखना है। आपको सिर्फ फॉलो करना है इंस्टीट्यूशंस को। रिटेलर्स क्या कर रहे हैं उससे हमें मतलब नहीं होना चाहिए। बड़े बड़े जो फंड मैनेजर्स हैं वो क्या कर रहे हैं वो मैटर करता है। जितनी जल्दी आप ये बात क्लियर कर लो उतना अच्छा है, क्योंकि यही लोग हैं जो प्राइसेस को मूव करते हैं। जब बड़े बड़े इंस्टीट्यूशन, अब ये पता कैसे चलेगा भाई? ये पता चलने का सीधा सा तरीका है कि चार्ट में आप प्राइस अगर ऊपर जा रहा है तो ऑब्वियसली बड़े बड़े इंस्टीट्यूशन ही प्राइस को मूव कर सकते हैं। हम जैसे लोग, रिटेलर्स क्या बोल रहे हैं, ये न्यूज़ में क्या बोल रहे हैं, उनसे प्राइस मूव नहीं करते। तो हमें क्या करना है? हमें स्मार्ट मनी को फॉलो करना है। जो बड़े बड़े, जैसे LIC की बिल्डिंग दिख रही है, हो गया तो LIC जब बाई करने लगेगा प्राइस तब ऊपर जानी शुरू होती है। ये सब फिगर से समझाना ज़रूरी है। अब स्ट्रैटेजी पे आते हैं।
तो दो स्ट्रैटेजी होती है, एक होता है ट्रेंड ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी, दूसरा होता है रेंज ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी। दोनों चीज़ें मैं आपको आज बताऊंगा, दोनों मैं फॉलो करता हूँ। ट्रेंड ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी वो होती है जिसमें मार्केट जो है एक ट्रेंड में है कि बेस बना रखा है और एक नए हाइस पे लगातार नए हाइज बना रहा है। तो इसमें दो चीज़ें होती हैं, या तो आप ब्रेकआउट पे ट्रेड करो, या फिर दूसरी चीज़ होती है कि जो ट्रेंड लाइन आ रही है उसके पास आ रहा है, वहाँ पर एक कैंडल बन रहा है, वो मैं भी आगे बताऊंगा कैसे करते हैं, और वहाँ पर आप एंटर करो। ये दो चीज़ें हो गई। एक इसके बाद इसी का रिवर्स होता है कि रेंज, कि नहीं, हम क्या कह रहे हैं कि मार्केट जो है साइडवेज है, ना ऊपर जा रही है ना नीचे जा रही है। तो इसका भी फायदा उठा सकते हैं कि जब रेंज के ऊपर साइड पे जाए तो वहाँ पर हम सेल कर देंगे, और जब नीचे की साइड पे आएगा तो हम बाई कर लेंगे, क्योंकि मार्केट कहीं भी नहीं जा रही, एक रेंज में फंसी हुई। सो बेसिकली क्या होता है कि मार्केट कुछ टाइम के लिए रेंज में रहती है, फिर ट्रेंड करने लग जाती है, फिर रेंज में चले जाती है। अब होता क्या है कि आपकी जो स्ट्रैटेजी जो आप फॉलो कर रहे हो या रेंज में नहीं चलती, तो आप सोचते हो कि यार मार्केट ख़राब है। ट्रेंड वाली स्ट्रैटेजी फॉलो करते हो तो आप कहते हो कि रेंज में नहीं चल रही है। अब इन दोनों को समझना इसीलिए ज़रूरी है, आपको डिफेंड करना भी आना चाहिए और आपको एग्रेसिव भी खेलना आना चाहिए, तभी जाकर आप एक ऑलराउंड प्लेयर बनते हो। अब रेंज में मार्केट क्यों जाती है वो भी समझना ज़रूरी है, उसको बोलते हैं पोजीशन बिल्डिंग। जब मार्केट का कोई डायरेक्शन नहीं होता, बड़े बड़े जो फंड मैनेजर्स होते हैं ना, वो अगर एक बार में ऑर्डर मार देंगे तो मार्केट सीधी शूट कर जाएगी, राइट। इसलिए वो क्या करते हैं, वो पोजीशंस को बिल्ड करते हैं, मतलब कि सेलर्स को यूज़ करके, हम जैसे रिटेलर्स को यूज़ करके न्यूज़ दिखाते हैं कि हाँ ये बहुत अच्छा स्टॉक चलने वाला है। जैसे टाटा मोटर्स को अगर उनको ऐड करना है तो एक दिन में नहीं बाई करेंगे, एक दिन में अगर वो बाई करेंगे तो सीधा शूट कर जाएगा, राइट। तो वो क्या करते हैं, वो 1-2 महीने तक बाई करते रहते हैं, जो भी नीचे लेवल आता है उस पर बाई करते रहते हैं। तो उससे क्या होता है कि प्राइस जो है ना एक रेंज में फंस जाता है। बस इसी चीज़ को हमें फ़ायदा उठाना, इसी रेंज को ब्रेक करने पे हमें इसका फ़ायदा मिलता है, जिसको बोलते हैं ब्रेकआउट ट्रेडिंग। तो ये होता कब है, जब जैसे मान लो क्या होता है ना कि प्राइस किसी पर्टिकुलर रीजन से, कोई रीजन से एक जोन में जाता है जहां पर बड़े बड़े फंड मैनेजर्स को ऐसा लगता है कि इसकी वैल्यूएशन, ये हमने डिसाइड करेंगे कि वैल्यूएशन सही हो गई कि नहीं। आप वैल्यूएशन के चक्कर में मत बढ़ो, ये पी और ये सब चीज़ें मत देखो, ठीक है। आपने क्या देखना है कि सिर्फ मार्केट एक रेंज में आ गई, इसका मतलब क्या है कि अब वहाँ पे एक्यूमुलेशन हो रहा है। वो लो वोलेटिलिटी जोन क्यों है, क्योंकि वहाँ पर बड़े बड़े इंस्टीट्यूशंस क्या है, एक्यूमुलेट कर रहे हैं, क्योंकि उन्होंने डिसाइड करना है ना। मैंने जैसा बोला कि हमें स्मार्ट मनी को फॉलो करना है, राइट। तो स्मार्ट मनी जब बाई करेगी तो मार्केट जाएगा एक्यूमुलेशन में, मतलब मार्केट की कोई डायरेक्शन नहीं रहेगी, वो हो जाएगा साइडवेज। बस मैंने कई ऐसे शॉर्ट्स वीडियोस बना कर डाली हैं, आप जाकर मेरे चैनल पर देख सकते हो। जब मार्केट एक तरीके से फ्लैट हो जाए, साइडवेज हो जाए, उसके बाद हमें वेट करना है उसके ब्रेक होने का। वो मैं इस तरीके से बॉटम फॉर्म होता है, वो मैं अभी आपको दिखाऊंगा। तो जैसे मैंने अभी आपको बताया, एक पूरा एक्यूमुलेशन बनता है, उसके बाद इसकी एक निकलती है डायरेक्शन, इसमें वॉल्यूम भी नीचे देखना होता है, वो सब मैं आपको अभी बताऊंगा आगे। तो अब यहाँ से फिर चालू होता है अप ट्रेंड, इसको हमें पकड़ना होता है। पहली तो ये स्ट्रैटेजी होती है, ठीक है। तो ये बोलते हैं कि एक्यूमुलेशन से ब्रेक हो गया मार्केट, ठीक है। आई होप इतनी अब आपको समझ में आई। सेम चीज़ होता है कि जब मार्केट काफ़ी ऊपर चली जाती है तो वही बड़े बड़े फंड मैनेजर्स जो होते हैं वो अपनी पोजीशंस को स्क्वायर ऑफ करना शुरू करते हैं, जिसको बोलते हैं प्रॉफिट बुकिंग। तो वो क्या करते हैं, और न्यूज़ में आपको दिखाएंगे कि ये अब स्टॉक यहाँ से बहुत ऊपर जाने वाला है, यहाँ से 2000 हो जाएगा, 3000 हो जाएगा। हम जैसे रिटेलर जब बाई करना शुरू करते हैं तब वो सेल कर रहे होते हैं, और हम कहते हैं मार्केट मूव क्यों नहीं कर रही, क्योंकि जितनी भी आपकी बाइंग है, जितने भी हम लोग बाइंग कर रहे हैं, जो भी लोग बाई कर रहे हैं उसको वो स्क्वायर ऑफ करते हैं, अपनी सेलिंग करते हैं, उसको बोलते हैं प्रॉफिट बुकिंग। तो वहाँ भी मार्केट एक रेंज में चली जाती है, ठीक है। आई होप इतनी बात अब आपकी क्लियर होगी, फिर भी डाउट रहता है तो बता देना। तो यहाँ से फिर उसी जगह से जब उनकी प्रॉफिट बुकिंग ज़्यादा इंटेंस हो जाती है और ऊपर मार्केट सस्टेन नहीं कर पाता, या कोई न्यूज़ आने वाली है जो उन बड़े मैनेजर्स को पता होता है, जैसा मैंने अभी पीएनबी के केस में हुआ था, मैंने उसका भी एक वीडियो बना के डाला हुआ है, ठीक है। तो होता क्या है कि उनको इनसाइडर्स को पता होता है, वो अपनी सेलिंग करने लग जाते हैं, लेकिन सेलिंग इतनी इंटेंस हो जाती है कि फाइनली उसमें एक ब्रेकडाउन आ ही जाता है और डाउन ट्रेंड चालू हो जाता है। तो हमें ही नहीं फंसना, हमें यहाँ पर निकलना है। यही ज़रूरी है कि जब 3-4 महीने तक प्राइस एक उसमें चला गया, साइडवेज में चला गया, तो उससे एग्जिट करो जब वो ब्रेक डाउन करे।
ठीक है, इतनी बात क्लियर हो गई। अब समझते हैं बेसिक फंडा, बेसिक से चलेंगे एडवांस। जो मैं फॉलो करता हूँ भाई, 4-5 साल से यही फॉलो कर रहा हूँ। मैं आपको बता रहा हूँ, आप जितना कॉम्प्लिकेट करोगे ना चीज़ें उतनी मुश्किल होने वाली है, तो इसलिए सिंपल तरीके से समझते हैं। अप ट्रेंड क्या होता है मार्केट में, सिंपल आपको समझा रहा हूँ। अप ट्रेंड होता है कि प्राइस हायर हाई बना रहा है। मतलब मान लो यहाँ पे खुला आज या एक महीने से आप देख रहे हो, तो उसने एक हाई लगाया होगा, 1-2 महीने का हाई उसका 100 पे गया, फिर वो 90 पे आया है, ठीक है। उसके बाद वो गया 110 पे, तो क्या हो गया, ये हायर हाई बन गया। मतलब पिछले हाई से ज़्यादा हाई होना चाहिए, ठीक है, इतनी बात समझ गए। और उसके बाद जो प्रॉफिट बुकिंग थोड़ी बहुत आई, तो नीचे बायर्स ने उसको कंट्रोल कर लिया, और जो लो बना वो पिछले लो को ब्रेक नहीं किया, उसके ऊपर बना दिया, तो उसको बोलते हैं हायर लो। तो जब तक मार्केट हायर हाई और हायर लो बनाता रहेगा इस तरीके से, तो हम बोलते हैं कि मार्केट जो है अप ट्रेंड इंटैक्ट है, और ऐसे में बोलते हैं ट्रेंड फॉलोइंग है, और आप इसको बाई कर सकते हो, सेफ है, इससे आपको प्रॉफिट बुकिंग भी नहीं करनी है। ये पहली कॉन्सेप्ट है, बहुत बेसिक, जैसे बोलते हैं ना मार्केट का ABCD, तो ये ABCD है कि मार्केट का अप ट्रेंड किसे कहते हैं। उसके बाद आता है डाउन ट्रेंड, सेम चीज़ है, लोअर हाई लोअर लो बना रहा है, तो उसको बोलते हैं डाउन ट्रेंड। अब इसकी कंप्लीशन कहाँ होता है, जैसे मैंने आपको बताया कि लोस बनाता है ना, हायर हाई हायर लो, इस तरीके से बना रहा है। तो जब स्विंग्स ना जाके एक सिचुएशन के बाद फ्लैट हो जाए, मतलब जैसे ये गया और यहाँ पर देखो एक लास्ट जो स्विंग लो बनाया, जब तक स्विंग लो नए हाई बना रहे हैं, ऊपर बना रहे हैं, जैसे सीढ़ी होती है ना, स्टेप्स, तो स्टेप्स जब तक बन रहे हैं तब तक आपको कोई डरने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन एक जगह जाने के बाद वो फ्लैट हो जाए, साइडवेज हो जाए, और जो लास्ट स्टेप है, जो लास्ट स्विंग लो है, उसको ब्रेक डाउन कर दे, ठीक है, तो उसको कहते हैं कि अब इसका जो अप ट्रेंड है वो एग्जॉस्ट हो रहा है, ट्रांजिशन हो रहा है, और इसमें हो सकता है कि यहाँ से ब्रेक डाउन हो जाए। इसमें एक चीज़ और होती है कि साइडवेज होने के बाद कई बार ऊपर की साइड भी ब्रेक हो जाता है, तो ये ज़रूरी है समझना कि साइडवेज से नीचे ब्रेक हो रहा है या ऊपर ब्रेक हो रहा है। नीचे ब्रेक हो रहा है तो एग्जिट करो, ऊपर ब्रेक हो रहा है तो आप पोजीशन ऐड भी कर सकते हो, और स्टॉप लॉस इसके नीचे लगा सकते हो। वो सारी चीज़ें आगे हम अभी डिस्कस करेंगे, ये अभी मैं आपको सिर्फ पैटर्न समझा रहा हूँ। दूसरी चीज़ ज़रूरी है कि जब ब्रेक कर रहा है ना एक्यूमुलेशन से, जैसे कि मार्केट गिर रही थी, गिरने के बाद हमने देखा कि डाउन ट्रेंड से क्या हुआ कि मार्केट आ गई एक रेंज में, तो रेंज फॉर्म होने के बाद जो ब्रेकआउट हुआ जब, तो उसका जो एंगल बना वो भी स्लोप जिसको बोलते हैं, ये जो स्लोप बना ना, जैसे मान लो यहाँ पर है और मार्केट ब्रेक कर गई, तो वो जो है ना 45 डिग्री, मिनिमम 30 to 45 डिग्री होना चाहिए। ऐसा ना हो कि ब्रेक करने के बाद साइडवेज ही चल रही हो, तो वो एक ज़रूरी है एंगल देखना कि एंगल क्या है उसका, वो भी आपको समझना पड़ेगा। वो धीरे धीरे एक्सपीरियंस से वैसे आ जाता है, फिर भी मैंने आपके लिए समझा दिया। अब एक और चीज़ ज़रूरी है समझना कि कैंडल्स वहाँ पर क्या फॉर्म हो रहे हैं, सपोर्ट और रेजिस्टेंस, वो भी मैं आगे आपको बताऊंगा कि क्यों ये ज़रूरी है। कैंडल्स ज़रूरी होते हैं, लेकिन उसका भी एक कॉन्टेक्स्ट होता है, कहीं भी बीच में कैंडल बने तो नहीं, सपोर्ट कहाँ है, कहाँ ब्रेकआउट हो रहा है, वहाँ पर किस तरीके की कैंडल बन रही है, वो ज़रूरी है समझना। तो एक कैंडल जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, जिसको हैमर बोलते हैं, मेरा बहुत फेवरेट कैंडल है, ये अगर सपोर्ट के आसपास बन रहा है ना, तो वहाँ पर ये हैमर का भी मैं आगे आपको यूज़ दिखाऊंगा। अब ये हैमर होता क्या है कि प्राइस उस जगह पर आई, बायर्स वेट कर रहे थे और उन्होंने तुरंत प्राइस को ऊपर पुश कर दिया। ये बेसिकली डबल इनगल्फिंग कैंडल भी बोलते हैं, वो सब मैं अभी आगे हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो ये हैमर कैंडल मैंने इसलिए लिया है क्योंकि बहुत ज़रूरी है, ये बनना कहाँ चाहिए वो भी इम्पॉर्टेंट है। तो 3-4 तरीके के कैंडल होते हैं, जिसमें सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है ये मारूबोजू अगर बुलिश है मार्केट, और दूसरा ये हैमर, और सेम जाता है रिवर्सल हो जाता है बेरिश में, उसमें हो जाता है रेड होगा सेम चीज़ और उल्टा होगा, जैसे इसमें आपको दिख रहा होगा। तो इसमें ये मारूबोजू और शूटिंग स्टार बोलते हैं, ये दोनों इंपॉर्टेंट है कैंडल। तीसरी भी थोड़ी बहुत मैं काम कर लेता हूँ, दिखाऊंगा अभी आके आपको, ठीक है। ये 4 चीज़ें हो गई। अब ज़रूरी सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट जो लोग नहीं कर पाते हैं कि सपोर्ट और रेजिस्टेंस समझना, जहाँ से प्राइस बार बार रिजेक्ट हो रहा है, बार बार रिजेक्ट हो रहा है। ये एक जोन होता है, एक लाइन नहीं होती, एक जोन होता है।
ये बात आप याद कर लो कि ये एक जोन है। अब जोन क्या होता है? जोन मतलब कि एक एरिया, एक पर्टिकुलर एरिया ऊपर का हो गया और नीचे का भी ये आपका पर्टिकुलर एरिया हो गया, और इसके बीच में ना एक स्विफ्ट मूवमेंट होनी चाहिए सपोर्ट और रेजिस्टेंस के बीच में, तभी यहाँ पर हमें ट्रेडिंग में काम आएगा। अगर स्विफ्ट मूवमेंट इस तरीके का क्लियर स्काई क्लियर मूवमेंट नहीं है ना, तो फिर आपको ट्रेड नहीं लेना है वहाँ पे। मैं भी आपको आगे देखो लिखा है ना, प्राइस एक्शन जोन्स आर क्लियरली विजिबल एरिया ऑन चार्ट एंड शार्प प्राइस रिवर्सल होने चाहिए हिस्ट्री में, मतलब पीछे, तब जाकर हम, जैसे अब ये आपको दिख गया, तो आगे जब मार्केट इस जोन में ब्रेक करेगी तो हमारा नेक्स्ट जो टारगेट होगा ये होगा, एंड ऊपर जब आएगी यहाँ पर तो वहाँ से आप रिवर्सल भी ले सकते हो, तो नेक्स्ट टारगेट ये होगा। अभी मैं आगे आपको दिखाऊंगा वो सारी चीज़ें। तो जैसे मैंने आपको बताया कि हमने जोन डिसाइड कर लिया, कि हमें पता चल गया कि ये क्या हो गया, ये हमारा सपोर्ट हो गया और ये क्या हो गया, रेजिस्टेंस हो गया, क्योंकि हमारे मल्टीपल लाइंस हैं वहाँ पर, 1 2 3, मिनिमम 2 से 3 तो होने ही चाहिए। और नीचे भी आपको दिख जाएगा 1 2, जहाँ पर प्राइस जाकर थोड़ा टाइम स्पेंड कर रहा, और बीच में आपको जैसे मैंने बताया कि स्विफ्ट मूवमेंट्स होने चाहिए सपोर्ट और रेजिस्टेंस के बीच में, ठीक है। तो इस तरीके से हम फिर डिफाइंड कर लेते हैं, और ये मार्केट खुलने से पहले हमें डिसाइड करना होता है कि भाई ये रेजिस्टेंस है, जैसे निफ्टी ओपन हुई तो अब रेजिस्टेंस के आसपास आएगी तो हम शॉर्ट करेंगे, और सपोर्ट के आसपास आएगी तो हम बाई करेंगे। लेकिन उसका भी मैं आपको तरीका बताऊंगा कि मेरी क्या स्ट्रैटेजी रहती है, वो भी हम अभी डिस्कस करेंगे, ठीक है। अब हमें कन्फर्मेशंस देखनी है। कन्फर्मेशंस क्या है, वो कन्फर्मेशन भी अभी हम समझेंगे। सो एक बार हमारा ब्रेक सपोर्ट और रेजिस्टेंस डिफाइन हो गया कि ये हमारा रेजिस्टेंस और ये सपोर्ट है, ये दोनों एरिया अब हमें पता चल गया, तो अब इन दोनों एरिया में दो स्ट्रैटेजी काम करती है, एक ब्रेकआउट और रिवर्सल। तो उस पर अब हम बात करते हैं। सो ये है ब्रेकआउट, मेरी मोस्ट फेवरेट, सबसे ज़्यादा मैं ब्रेकआउट्स को यूज़ करता हूँ। रिवर्सल्स को मैं यूज़ करता हूँ सेलिंग के लिए, वो भी मैं अभी आपको दिखाऊंगा। सबसे पहले रिवर्सल्स पे बात करेंगे, क्योंकि रिवर्सल सबसे मुश्किल काम है। ब्रेकआउट इजी है, ब्रेकआउट तो सबसे इजी है, लेकिन रिवर्सल में सबसे ज़्यादा दिक्कत आती है। सबसे पहले रिवर्सल्स को डिस्कस करते हैं कि सपोर्ट और रेजिस्टेंस पे रिवर्सल्स को कैसे ट्रेड करना है। मेरे कुछ रूल्स हैं, सिंपल रूल्स, मैं आपको अभी बताता हूँ कि क्या है वो रूल्स। पेशेंस रखो, थोड़ा सा पेशेंस आप रखोगे, आपको सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। सो रूल नंबर 1, पावर मूव। अब ये पावर मूव क्या होता है? जैसे मैंने सपोर्ट और रेजिस्टेंस बताया ना, मान लो फॉर एग्जांपल ये रेजिस्टेंस है और ये नीचे सपोर्ट है, तो पावर मूव ये कहता है कि एक आपको स्ट्रॉन्ग मूव होना चाहिए रेजिस्टेंस में, सीधा मूव। अब सीधा मूव और जो सीधा नहीं है उसमें क्या डिफरेंस है? एक मैंने आपको बताया ना कि हायर हाई हायर लो, इस तरीके से अगर बनाते हुए चल रहा है तो फिर हम रिवर्सल प्ले नहीं करेंगे। रिवर्सल खेलने का सबसे पहला रूल है कि उस रिवर्सल में, जैसे सपोर्ट और रेजिस्टेंस है, मान लो ये रेजिस्टेंस है, अब हम चाहते हैं कि यहाँ पर हम रिवर्सल प्ले करें, यहाँ पर हम शॉर्ट करें, तो यहाँ एक सीधी मूव चलनी चाहिए, स्ट्रॉन्ग मूव होनी चाहिए। अगर स्ट्रॉन्ग मूव जा रहा है और वहाँ पर एक रेड कैंडल फॉर्म हो रहा है, तो फिर हम उसको रिवर्सल प्ले करेंगे। पहला रूल, 2-3 रूल बताता हूँ, उसके बाद आगे बढ़ेंगे, ठीक है। सपोर्ट में भी सेम चीज़ आएगा कि एक सीधी मूव होनी चाहिए, स्टेप्स नहीं बनने चाहिए। स्टेप्स बनते हैं तो इसका मतलब होता है कि जो वहाँ पर सेलर्स है ना, वो बैठे हुए हैं, वो रेजिस्टेंस बना लेंगे, और अगर जब सपोर्ट पे आएगा तो वो मार्केट को ऊपर नहीं जाने देंगे, क्योंकि यहाँ पर सेलर्स बैठे हुए हैं ऑलरेडी, तो ये रेजिस्टेंस बन जाएगा। लेकिन जब स्विफ्ट मूव आती है ना, इस तरीके की सीधी मूव आएगी, तो वो रेजिस्टेंस नहीं बनाएगी, क्योंकि उसके बाद जो नेक्स्ट रेजिस्टेंस आएगा वो ऊपर सेम जोन जो है वहाँ तक सीधी मूव जाएगी। इसलिए रिवर्सल खेलने के लिए सबसे ज़रूरी है कि एक स्विफ्ट मूव आए सपोर्ट के आसपास, पहला है। दूसरा इंपॉर्टेंट चीज़ कि बिग बियरिश कैंडल होना चाहिए। अब बिग बियरिश कैंडल क्या होता है कि जिस तरीके से कैंडल बन रहा है ना, तो एक बड़ी कैंडल फॉर्म हो, वहाँ पे छोटी छोटी कैंडल को इग्नोर करना, एक बड़ी कैंडल फॉर्म हो इस तरीके की, तुरंत के तुरंत, या फिर एक पिन बन जाए वहाँ पर, इस तरीके से बड़ा पिन बने, जो मैंने आपको हैमर बताया था ना, हैमर, तो हैमर बन जाए, या फिर बड़ा बेरिश कैंडल सपोर्ट पे बन जाए। तो दो रूल मैंने आपको बता दिए। पहला रूल कि स्विफ्ट मूव होना चाहिए, दूसरा एक बिग बेरिश कैंडल सपोर्ट पे बनना चाहिए, और सेम इज द केस रेजिस्टेंस पे, जो मैंने अभी आपको बताया। ये दो चीज़ें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। रिजेक्शन, जैसे मैंने बताया कि रिजेक्शन होनी चाहिए, उसमें पिंस बननी चाहिए, इसको बोलते हैं रिजेक्शन, ये वहाँ पर फॉर्म होना चाहिए, ठीक है। तो जैसे रेजिस्टेंस में जा रहा है तो वहाँ पर ऐसा प्राइस रिजेक्शन और इस तरीके का वहाँ पर रिजेक्शन कैंडल फॉर्म हो, ये
रूल है जो आपको फॉलो करना ही करना है, अगर नहीं होता है छोड़ दो। अब अवॉइड कब करना है कि हम रेजिस्टेंस आने पे शॉर्ट कब नहीं करेंगे, अगर इस तरीके का मूव आए, सीधे मूव की जगह स्टेप्स बन रहे हैं, आप देख रहे हो स्टेप्स बन रहे हैं। स्टेप्स बनने का मतलब है कि यहाँ पर आपको बेस बनता जा रहा है, बेस नहीं बनना चाहिए। अगर ऐसा बेस बनेगा तो हमें क्या करना है, अवॉइड करना है। देखो यही बेसिक डिफरेंस है जिसमें छोटी छोटी माइन्यूट डिफरेंसेस में ही लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। वो देखते हैं कि रेजिस्टेंस पे आया सीधा शॉर्ट कर दो, सपोर्ट पे आया सीधा बाई कर लो। नहीं, अगर सपोर्ट पे भी इस तरीके से आ रहा है ना, धीरे 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 नहीं आना चाहिए, स्विफ्ट मूव होना चाहिए। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट रूल है गाइस, मैं आपको बता रहा हूँ। यही इन्हीं वजह से लोग को दिक्कत आती है, क्योंकि जब आप शॉर्ट करोगे ना रेजिस्टेंस पे, तो नीचे यहाँ पर ये पूरा का पूरा एक बेस बॉन्ड बना हुआ है। जैसे ही आप शॉर्ट करने जाओगे ये बेस से रिजेक्शन हो जाएगी और आपका स्टॉप लॉस हिट हो जाएगा। तो इसीलिए हम कहते हैं कि जैसे हम शॉर्ट करते हैं हमारा स्टॉप लॉस क्यों हिट हो जाता है, क्योंकि वहाँ पर रिवॉर्ड ज़्यादा नहीं है, मूवमेंट होने के लिए स्पेस ही नहीं है, नीचे सपोर्ट क्रिएट हो रखा है। तो सपोर्ट नहीं होना चाहिए, सपोर्ट होना चाहिए दूर। सपोर्ट जब दूर होगा और जब आप रेजिस्टेंस पे इस तरीके से शॉर्ट करोगे, सपोर्ट जब दूर रहेगा, तो इस वजह से ज़रूरी है कि मार्केट उसी तरीके से रिपीट करती है, जैसा ऊपर जाती है ना वैसे ही नीचे जाती है। ये रूल है, ये बेसिक कॉन्सेप्ट है, ये ABCD है मार्केट का, और लोगों के बेसिक्स ही क्लियर नहीं होते, इसीलिए उनको लॉसेस होते हैं। अपने रूल्स को फॉलो करो, रूल्स बनाए हैं तो रूल्स को फॉलो करो। एक चीज़ और ज़रूरी है समझने, लॉन्गर टाइम फ्रेम या बड़े बड़े इन्वेस्टर जब सपोर्ट पे आता है ना, बहुत टाइम से मार्केट जब एक बड़े सपोर्ट पे आता है, तो बड़ा सपोर्ट जहाँ होता है वहाँ पर वो लॉन्ग टर्म जो बायर्स हैं वो भी आते हैं, इस वजह से भी वो ज़रूरी हो जाता है। तो ये 4-5 रूल जो मैंने आपको बताए, जब वो लॉन्ग टर्म बायर्स आते हैं वहाँ पर, तो ऑब्वियसली वहाँ पर एक बड़ी कैंडल फॉर्म होती है, और इस वजह से सिंस मार्केट ने एक स्विफ्ट मूव दिखाया था उस जोन में, तो वहाँ से एक स्विफ्ट मूव आती है। तो इसीलिए इसको बोलते हैं रिवर्सल, और रिवर्सल को इस तरीके से प्ले किया जाता है। आई होप अब आपको समझ आ गया होगा रिवर्सल्स कैसे करने। अब वापस से प्ले करके देख सकते हो, अगर आपको डाउट है, फिर भी कोई डाउट रहता है तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर आप बता देना। अब करते हैं बात ब्रेकआउट्स पे, जो कि मेरा फेवरेट है, सबसे ज़्यादा फेवरेट। मैं ब्रेकआउट्स को ट्रेड करता हूँ। कई बार ऐसा होता है कि 2-3 दिन तक ट्रेड ना करूँ, लेकिन जब ट्रेड करूँगा ब्रेकआउट्स करूँगा। ब्रेकआउट्स में आते हैं मैसिव मूव्स। तो ये समझते हैं कि ब्रेकआउट्स का फ़ायदा क्या है और क्यों ब्रेकआउट्स को ट्रेड करना चाहिए। पहला रूल ब्रेकआउट का, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट रूल जो है, जो मैं फॉलो करता हूँ, कि अगर रेजिस्टेंस है यहाँ पर, ठीक है, तो उस रेजिस्टेंस पे जब हम जा रहे हैं ना, तो स्टेप्स बनने चाहिए और हायर हाई हायर लो बनना चाहिए, तब रेजिस्टेंस ब्रेक करेगा। रिवर्सल के सीधा अगेंस्ट, रिवर्सल में क्या होता है, एक स्विफ्ट डायरेक्ट मूव आता है। हमें स्विफ्ट मूव नहीं चाहिए, हमें चाहिए धीरे 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 वहाँ पर जाए, और तब जब ब्रेक करे तो हम एंटर करेंगे, तभी जाकर, क्योंकि जब बेस फॉर्म होगा ना तभी जाकर उसमें ब्रेकआउट आएगा। सेम इज़ द केस सपोर्ट में ऐसे होना चाहिए, लोअर हाई बनने चाहिए, स्टेप्स बनने चाहिए, और तब सपोर्ट को ब्रेक करेगा। ठीक है। तीसरी चीज़ कि अगर सीधा गया भी ना तो वहाँ एक बिल्डअप बनना चाहिए। अगर सीधा जाता है तो वहाँ जब जाएगा रेजिस्टेंस पे, तो थोड़ी देर वहाँ टाइम स्पेंड करे, 15-20 मिनट 10 मिनट वहाँ पर फाइट दिखाए, उसके बाद ब्रेक करे, तब हम एंटर करेंगे। ये सब ना छोटी छोटी चीज़ें हैं जो जो लोग नहीं फॉलो करते हैं, इसीलिए लोग गलती करते हैं। और वहाँ पर आपका क्या होना चाहिए, एक असेंडिंग ट्रायंगल सा फॉर्म होना चाहिए। यहाँ देख रहे हो ये रेजिस्टेंस लाइन है, रेजिस्टेंस सपोर्ट मैंने आपको ऑलरेडी एरिया बता दिया था। वहाँ पर एक बार के लिए गया, रिजेक्ट हुआ, लेकिन नीचे से फिर बाइंग आ गई, फिर वहाँ पर आया, फिर हायर हाई हायर लो बन रहा है। ये देखो ये लो किस तरह हायर हाई एक पूरा ट्रायंगल बन गया, और उसके बाद जब ब्रेक करेगा तो इस तरीके का कैंडल फॉर्म होगा, हम इसमें एंटर करेंगे। बड़ा कैंडल, देखो जितना आप सिंपल रखोगे ना उतना आपको इजी होने वाला है। सिंपल चीज़ें रखो, सिंपल चीज़ें समझोगे कि सेलर्स पुश नहीं कर पा रहे हैं, लॉजिक समझो, तभी तो हायर हाई हायर लो बन रहा है। कई बार मैंने बताया, फिर भी मैंने इस बार सोचा कि आपको अच्छे से डिटेल से समझाऊं कि कैसे ब्रेकआउट कब काम करता है और कब काम नहीं करता। काम तब नहीं करेगा जब सीधी स्विफ्ट मूव्स चाहें, तब आप एंटर करोगे तो आपके स्टॉप लॉसेस हिट हो जाएंगे। हम एक्साइटेड हो जाते हैं चार्ट में, इसीलिए हो जाता है दिक्कत। और जब रेजिस्टेंस से ब्रेकआउट करे तब एंटर करो, स्टॉप लॉस रखो नीचे यहाँ पर, या फिर थोड़ा और नीचे रखना रखो, और उसके बाद इसको राइड करो, जो मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था।
सो ये मेरी स्ट्रैटेजी होती है। दूसरा, अगर सपोर्ट को बार बार स्ट्राइक कर रहा है, बार बार स्ट्राइक करने का मतलब क्या होता है, देखो एक बार के लिए गया वंस, ट्वाइस, ठीक है, फिर थ्राइस, और जितनी बार भी स्ट्राइक कर रहा है लोअर हाई बना रहा है। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको लोग हल्के में ले लेते हैं। लोअर हाई बनना ज़रूरी है, जितनी बार स्ट्राइक कर रहा है लोअर हाई बना रहा है, तो फिर सपोर्ट ब्रेक करेगा ना तो फिर सीधा फिर नीचे जाता है। अगले में आपको दिखेगा फिर उसको ब्रेक डाउन हो जाता है। पहली चीज़ कि मल्टीपल स्ट्राइक्स होने चाहिए उस सपोर्ट जोन पे, वंस, ट्वाइस, थ्राइस, और जितनी बार भी ऊपर जाने की कोशिश करे हाई, नेक्स्ट हाई नहीं बनाना चाहिए, लोअर हाई बनाना चाहिए, तब जाकर ब्रेक डाउन करेगा। और जब ब्रेक डाउन करेगा आपको इस तरीके की मूव आराम से कैप्चर करने को मिल जाएगी। सो आई होप वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर आपको कोई डाउट होता है, मैंने आपको अपनी सारी स्ट्रैटेजी बता दी है। जितना आप सिंपल रखोगे ना उतना आपको इजी होने वाला है। आप जितना कॉम्प्लिकेट करोगे ना, 10 तरीके के इंडिकेटर लगाओगे, कभी सक्सेसफुल नहीं होगी। मैं आपको अभी बता रहा हूँ, 2016 से मैं ट्रेड कर रहा हूँ, आपको सच में बता रहा हूँ यही सिंपल चीज़ें काम करती है। तो आई होप वीडियो आपको पसंद आई होगी, लाइक कर देना वीडियो अगर पसंद आई। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, सी यू एंड बाय।